शाम का वक्त था जब मैं बावर्ची खाने में खड़ी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से हाथ साफ किया और दरवाजा खोला। सामने डाकिया खड़ा था। इसके हाथ में एक सरकारी लिफाफा था। उसने मेरा नाम पूछा और रजिस्टर आगे बढ़ाया। मैंने दस्तखत किए और कांपते हाथों से लिफाफा पकड़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि मैं कई दिनों से इसी खत का इंतजार कर रही थी। मैंने जैसे ही लिफाफा खोला मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये शहर के सबसे बड़े अस्पताल का तकरीरी नामा था। मेरे मेहनत रंग ला चुकी थी। कई सालों की पढ़ाई, बेशुमार रातों की जाग कर की गई तैयारी और वालिदैन की दुआएं आखिरकार कबूल हो गई थी। मेरी खुशी की इम्तिहान आ रही। मैं दौड़ती हुई सहन में आई जहाँ सास ससुर और शौहर बैठे चाय पी रहे थे। मैंने खुशी से कांपती आवाज में कहा, अब्बू जी, मेरी नौकरी लग गई है शहर के बड़े अस्पताल में। कल मुझे ज्वाइन करना है। मैंने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि मेरे ससुर ने गुस्से से मेरा हाथ पकड़ा और खत छीन लिया। उन्होंने एक नजर पर डाली, फिर जेब से लाइटर निकाला और सबके सामने इसको आग लगा दी। जलते हुए कागज को देखकर मेरा दिल ऐसे टूटा जैसे किसी ने मेरे बरसों की मेहनत को राख बना दिया हो। मैं बेख्तियार आगे बढ़ी मगर उन्होंने सख्त आवाज में कहा, इस घर की बहू नौकरी नहीं करेगी। ये हमारा फैसला है। मेरी सास ने भी मेरी गुस्से में मेरी तरफ देखा और बोली, हमारे खानदान की औरतें घर से बाहर जाकर काम नहीं करती। तुम्हें जो करना है इस घर के अंदर करना है। जाकर लोगों के दरमियान काम करने की इजाजत कभी नहीं मिलेगी। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने अपने शौहर की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। मुझे यकीन था कि वो मेरी मेहनत को समझेगा और मेरा साथ देगा, मगर इसने नजरें चुरा ली। मैंने हिम्मत करके कहा, मैंने ये नौकरी अपनी मेहनत से हासिल की है। मैं इसे छोड़ नहीं सकती। मेरी बात सुनते ही इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो एकदम खड़ा हुआ और मेरा बाजू जोर से पकड़कर बोला, तुम्हें हमारी बात माननी होगी। फिर वो मुझे घसीटता हुआ कमरे में ले आया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और मैं दरवाजा पीटती रही मगर किसी ने ना खोला। पूरी रात में रोती रही। मुझे अपने वालिदैन याद आते रहे जिन्होंने कर्जा लेकर मुझे पढ़ाया। कमरे की दीवार से टेक लगाकर आहिस्ता आहिस्ता रोने लगी। मेरी आंखों के सामने एक एक मंजर घूमने लगा। मुझे अच्छी तरह याद था जब मेरी शादी की बात चल रही थी तो अप्पू ने सबके सामने सिर्फ एक बात बार बार कही थी, मेरी बेटी ने बड़ी मेहनत से डॉक्टर की तालीम हासिल की है। अगर कल इसे किसी बड़े अस्पताल में नौकरी मिल गई तो आप लोगों को कोई एतराज नहीं होगा। मेरे ससुर ने फौरन मुस्कुरा कर कहा था, हमें कोई एतराज नहीं होगा। हम तो चाहते हैं हमारी बहू पढ़ी लिखी हो। मेरी सास ने भी मोहब्बत से कहा था, बेटी तुम हमारे घर आकर भी अपनी मर्जी से नौकरी कर सकती हो। हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। फिर मेरे शौहर ने भी अब्बू की तरफ देखा कर कहा था, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं अपनी बीवी के हर अच्छे फैसले में इसका साथ दूंगा। इन तीनों की बातें सुनकर मेरे अब्बू के चेहरे पर जो सुकून आया था वो आज भी मेरी आंखों के सामने था। रुखसती के वक्त उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी हमें तुम पर फख्र है और अब हमें इस बात की भी खुशी है कि तुम ऐसे घर जा रही हो जहाँ तुम्हारे ख्वाबों की कदर की जाएगी। मेरी अम्मी ने रोते हुए मेरा माथा चूमा और कहा था, एक दिन जब तुम सफेद कोट पहनकर अस्पताल जाओगी तो सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी। मैंने भी इनसे वादा किया था इनकी हर कुर्बानी का सिला अपनी मेहनत से दूंगी, मगर आज सब कुछ बदल चुका था। वही लोग जिन्होंने शादी से पहले मेरे ख्वाबों की हिफाजत का वादा किया था, जिन्होंने मेरे सामने मेरा तकर्रुरी नाम जला दिया था, वही शौहर जिसने हर कदम पर साथ देने की कसम खाई थी, आज इसी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मुझे अपनी जात से ज्यादा अपने वालिदैन का ख्याल सता रहा था। अगर इन्हें ये सब मालूम हो गया तो इन पर क्या गुजरेगी। वो जरूर खुद को कसूरवार समझेंगे। हालांकि गलती इनकी नहीं थी, गलती इन वादों की थी जो सिर्फ शादी होने तक किए गए थे और शादी के बाद एक एक करके बदल गए। मैंने आंसू साफ किए और दिल ही दिल में सोचा, शायद इंसान के ख्वाब दुश्मन नहीं तोड़ते, कभी अपने ही लोग तोड़ देते हैं जिन पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। मैं जिद्दी नहीं थी मगर कभी कभी मुझे अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार होना बहुत मुश्किल होता। अगली सुबह मैंने खिड़की से देखा, मेरे ससुर रोज की तरह तैयार होकर अपने दफ्तर के लिए निकल रहे थे। घर में अजीब खामोशी थी। मेरा शौहर भी कहीं निकल गया था। सास अपने कामों में मसरूफ थी। मेरा ससुर भी दफ्तर जाने के लिए दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अचानक इन्हें याद आया, शाम को इनके पुराने दोस्त अपने खानदान के साथ खाने पर आ रहे हैं। वो बरसों बाद शहर वापस आए हैं, इनसे मिलने की जिद कर रहे थे। सास ने बताया कि तुम्हारे ससुर के जिगरी दोस्त हैं। मेरे ससुर ने जाते जाते कदम वापस खींचे और मेरी सास से कहा, आज शाम की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, कोई
कमी नहीं रहे। फिर वो चंद लम्हे खामोश रहे और बोले, पहले इस लड़की को कमरे से निकालो वरना मेहमानों के सामने तमाशा बन जाएगा। मेरी सास ने नागवारी से चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया। मैंने खुशी से बाहर आ गई। मेरी आंखें सूजी हुई थी मगर मैंने किसी से कोई शिकायत ना की। मैं सीधी बावर्ची खाने में चली गई और मेहमानों की तैयारी में लग गई। शाम होते ही मेहमान आ गए। मेरे ससुर ने बड़े एहतराम से अपने दोस्त का इस्तकबाल किया। वो शहर के मशहूर सीनियर डॉक्टर थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सरकारी अस्पताल में खिदमत अंजाम दी थी। इनके साथ इनकी अहलिया और बेटा भी था। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगे जबकि मैं चाय की ट्रे तैयार कर रही थी। मेरी सास ने हमेशा की तरह मुझे हिदायत दी कि चाय रखकर फौरन वापस आ जाना, ज्यादा देर वहां खड़ी मत रहना। मैं खुशी से ट्रे उठाकर ड्राइंग रूम में गई। जैसे ही मैंने चाय मेज पर रखी, वो सीनियर डॉक्टर चंद लम्हों के लिए मुझे गौर से देखते रह गए, फिर अचानक अपनी जगह से खड़े हो गए। इनकी आंखों में हैरत साफ नजर आ रही थी। उन्होंने बेख्तियार कहा, बेटा तुम यहाँ। मैं भी इन्हें देखकर चौंक गई। वो मेरे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे जिन्होंने आखिरी साल में मुझे पढ़ाया था। मैं इनको इस तरह अचानक देखकर मैं खुशगवार हैरत हुई। मैंने अदब से सलाम किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर फौरन मेरे ससुर की तरफ मुड़े और बोले, ये आपकी बहू है। मेरे ससुर ने फखर के बजाय मामूली से अंदाज में कहा, जी हमारी बहू है। अच्छा, सिर्फ बहू है या डॉक्टर बहू है? मेरे ख्याल में तो आप तक इनको डॉक्टर बन जाना चाहिए था। मेरे ससुर ने कहा, यार तुम्हें तो पता है हमारे खानदान की औरतें नौकरी नहीं करती। ये सुनते ही डॉक्टर साहब के चेहरे का रंग बदल गया। वो चंद लम्हे खामोश रहे और फिर बोले, शायद आपको मालूम नहीं, आपकी बहू मेरे पूरे पेज की सबसे ज़हीन तालबात में से एक थी। कई बार गोल्ड मेडल जीता। इसके रिसर्च प्रोजेक्ट के पूरे सूबे को सराहा गया। मैंने खुद इसके लिए बड़े अस्पताल में इसकी काबिलियत की बुनियाद पर मजबूत राय लिखी थी क्योंकि मुझे यकीन था ये जहाँ भी जाएगी अपने इल्म से लोगों की जान बचाएगी। ड्राइंग रूम में मुकम्मल खामोशी छा गई। मेरे शौहर ने पहली बार हैरत से मेरी तरफ देखा जबकि मेरी सास के चेहरे पर भी हैरानी थी। डॉक्टर साहब ने मेरी तरफ देखकर पूछा, बेटा तुमने ज्वाइनिंग कर ली? मेरे होठ खामोश रहे। मैंने नजरें झुका ली। मेरे इस खामोश जवाब ने सब कुछ बता दिया। डॉक्टर साहब ने मेरे ससुर की तरफ देखा और आहिस्ता मगर भरपूर लहजे में कहा, मुझे पूरी बात तो नहीं मालूम लेकिन इतना जरूर समझ गए हूँ कि यहाँ किसी ने एक काबिल डॉक्टर को घर की चारदीवारी में रोक दिया है। याद रखिए, तालीम याफ्ता बहू खानदान की बेइज्जती नहीं बल्कि सबसे बड़ा फख्र होती है। डॉक्टर साहब की बात खत्म हुई तो पूरे कमरे में खामोशी छा गई। मेरे ससुर पहली बार लाजवाब नजर आ रहे थे। वो हमेशा हर बात का फौरन जवाब देते थे मगर इस वक्त इनके पास कहने के लिए एक लफ्ज भी नहीं था। मेरे शौहर हर बार बार कभी मेरी तरफ देखता, कभी अपने वालिद की तरफ। शायद पहली बार एहसास हुआ था कि जिस औरत को वो सिर्फ अपने घर की बहू समझता रहा वो शोबे में कितनी काबिल थी। कई कुछ लम्हों बाद डॉक्टर साहब ने दोबारा बात शुरू की और बोले, मैंने पूरी जिंदगी अस्पताल में गुजारी है। मुझे अच्छी तरह मालूम है एक काबिल डॉक्टर बनने में कितनी मेहनत लगती है। कई कई साल की नींदें कुर्बान करनी पड़ती हैं। घर वाले दुआएं करते हैं, उस्ताद मेहनत करते हैं, फिर जाकर एक डॉक्टर तैयार होता है। और अगर ऐसे लोग सिर्फ इसलिए घर बैठा दिए जाएं कि वो औरत है तो नुकसान सिर्फ एक खानदान का नहीं बल्कि उन मरीजों का भी होता है जिन्हें अच्छे डॉक्टर की जरूरत होती है। मेरी सास ने पहली बार आहिस्ता आवाज में कहा, मगर हमारे खानदान में आज तक कोई बहू नौकरी करने नहीं गई। डॉक्टर साहब मुस्कुराए और बोले, बहन जी कभी ना कभी हर अच्छी रिवायत की शुरुआत भी किसी एक घर से ही होती है। अगर पुरानी रस्म गलत हो तो इसके बदलने में शर्म नहीं फख्र होना चाहिए। मेरे ससुर ने गहरी सांस ली मगर फिर भी इनके अंदर की अना इन्हें खामोश रहने दे रही थी। वो बोले, लोग क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब ने फौरन जवाब दिया, लोग तो 2 दिन बात करेंगे फिर भूल जाएंगे मगर आपने इस बच्ची का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया है तो ये पछतावा जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या पता कई मरीज ऐसे हों जिनके नसीब में अल्लाह ताला ने तुम्हारी बहू के हाथ शिफा होना लिखा हो। ये अल्फाज मेरे ससुर के दिल पर जैसे सीधे जाकर लगे। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू थे मगर मैंने आज भी इनसे कोई शिकायत नहीं की थी। मैं खामोशी से खड़ी थी। कुछ देर बाद मेरे ससुर ने अपनी जगह से उठे और बगैर कुछ कहे अपने कमरे से चले गए। सब लोग हैरान रह गए। तकरीबन 10 मिनट बाद वो वापस आए। इनके हाथ में एक छोटा सा डब्बा था। उन्होंने डिब्बा खोला। इसमें जले हुए कागजात के चंद टुकड़े थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जब मैंने गुस्से में तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर जलाया था तो पूरी तरह से जलने से पहले ही मैंने इस टुकड़े को उठाकर रख दिया था। ना जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैंने सही किया है। उन्होंने वो टुकड़े मेरे हाथ में रख दिए और बोले, बेटी मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी जिद में तुम्हारी बरसों की मेहनत की कदर नहीं की। मैंने खामोशी से इन सब की बात सुनी और फिर आहिस्ता से कहा, मैंने आपसे कभी नफरत नहीं की। मुझे सिर्फ इतना दुख था आप लोगों ने मुझे मौका नहीं दिया। डॉक्टर साहब मुस्कुराए और बोले,
बेटी मेरा दोस्त दिल का बुरा नहीं, बस खानदानी रिवायत के आगे बेबस और मजबूर हो जाता है, मगर ये खुद नई रिवायत बनाएगा। अब अभी भी देर नहीं हुई, कल अस्पताल जाओ और मेडिकल सुपरिटेंडेंट मेरा पुराना शागिर्द है, मैं इससे खुद बात कर लूंगा। अगर एक दिन की ताखिर हुई तो वो वजह समझ आई, लेकिन इसके बाद कोई और बहाना नहीं चलेगा। मेरे ससुर ने फौरन कहा, नहीं, आप मेरी बहू जरूर जाएगी, मैं खुद इसे अस्पताल छोड़कर आऊंगा। अगली सुबह मेरे शौहर और मेरे ससुर मुझे खुद अस्पताल ड्रॉप करके गए। अस्पताल के अंदर चली गई। मेरे कदमों में पहले से कहीं ज्यादा एतमाद था, क्योंकि आज मेरे साथ मेरे डिग्री नहीं बल्कि मेरे अपने घर वालों की दुआएं थी। अल्लाह ताला ने खुद मेरे लिए रास्ते बनाए। डॉक्टर साहब का हमारे घर आना, मेरे ससुर को समझाना और इनका मान जाना मेरे लिए किसी मौजे से कम नहीं था। मैंने अपना मोबाइल निकालकर अपने सीनियर डॉक्टर का शुक्रिया मैसेज किया। जब मेरे सास ससुर ने देखा कि खानदान में सब उनकी बहुत तारीफ की और इनकी इस इकदाम को सराहा, तो इनका सर फख्र से बुलंद हो गया और इनकी सोच बदल गई। इस दिन मुझे एक बात हमेशा के लिए समझ आ गई, बाज़ औक़ात इंसान को अपने ख्वाबों तक पहुंचने के लिए दूसरों से नहीं बल्कि अपने ही घर की गलत सोच से लड़ना पड़ता है। लेकिन अगर सच्चाई, सब्र और किरदार के साथ हो तो एक दिन वही लोग आपके सबसे बड़े सहारा बन जाते हैं।